हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। तो इसको हमने आधा पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता को पढ़ लिया था, उसकी विशेषताएं पढ़ ली थी। वैदिक सभ्यता को पढ़ लिया था, उसकी विशेषताओं को पढ़ लिया था। और हमने जो मेसोपोटामिया है इसकी सभ्यता को हमने इसका अर्थ पढ़ लिया है, और मेसोपोटामिया के राज्य का उत्थान और पतन ये पढ़ लिया है। अब हम मेसोपोटामिया की जो विशेषताएं हैं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो गाइज, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो, और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो हम पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट है हम्मुराबी की विधि संहिता। बेबीलोन के सम्राट हम्मुराबी ने अपनी प्रजा के लिए एक विधि संहिता बनाई थी, जो इस समय उपलब्ध सबसे प्राचीन विधि संहिता है। और सम्राट ने इसे एक 8 फुट ऊंची पत्थर की शिला पर उत्कीर्ण कराया था। हम्मुराबी का दंड विषयक सिद्धांत ये था कि जैसे को तैसा और खून का बदला खून, यानी जो हम्मुराबी है उसका जो दंड विषयक जो सिद्धांत है वो था जैसा का तैसा और खून का बदला खून से। मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन, तो मेसोपोटामिया सभ्यता में राजा पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधित्व माना जाता था, और राजा व राज परिवार के बाद दूसरा स्थान पुरोहित वर्ग का था, जो संभवतः राजतंत्र की प्रतिष्ठा से पूर्व शासक रहे थे। मध्यम वर्ग में व्यापारी, जमींदार, दुकानदार थे। समाज में दासों की स्थिति सबसे नीचे थी। लगातार युद्ध होते रहने के कारण समाज में सेना का महत्वपूर्ण स्थान था। अब है आर्थिक स्थान, तो आर्थिक जीवन कैसा था मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर? तो इसमें कृषि व पशुपालन, तो इस सभ्यता के लोगों के प्रमुख व्यवसाय था वह था कृषि। और वहाँ के किसान भूमि की जुताई हलों से करते थे और बीज एक कीप द्वारा बोते थे। खेतों की सिंचाई के लिए वे नदियों के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा ले जाकर बड़े बड़े बांधों में इकट्ठा कर लेते थे। हलों से जुताई हेतु मवेशी काम में लेते थे, और उनकी नस्ल सुधार के लिए पशुओं का प्रजनन भी किया जाने लगा था। फिर व्यापार और उद्योग, मेसोपोटामिया की सभ्यता मूलतः एक व्यावसायिक सभ्यता थी। तो वहाँ देवता का मंदिर एक धार्मिक स्थल ही नहीं, एक व्यावसायिक केंद्र भी था। वहीं सर्वप्रथम बैंक प्रणाली का विकास, और मेसोपोटामिया का भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। और सिंधु सरस्वती सभ्यता की कई वस्तुएं मेसोपोटामिया के उत्तर नगर की खुदाई में मिली हैं। अब है धार्मिक मान्यताएं, तो मेसोपोटामिया के लोग अनेक देवताओं में विश्वास करते थे। प्रत्येक नगर का अपना संरक्षक देवता होता था, उसे जिगुरात कहते थे, जिसका अर्थ है स्वर्ग की पहाड़ी। उर नगर मेसोपोटामिया के सबसे बड़े नगरों में से था, और उर नगर में जिगुरात का निर्माण एक कृत्रिम पहाड़ी एवं ईंटों से हुआ था। और उर की जिगुरात में 3 मंजिलें थी, और उनकी ऊंचाई 20 मीटर से अधिक थी। मेसोपोटामिया के लोग परलोक की अपेक्षा इस लोक के जीवन में अधिक रुचि रखते थे। उनका ध्यान इस लोक के जीवन की व्यवहारिक समस्याओं का केंद्रित था। उनके पुरोहित भी व्यवसाय में रत रहते थे। अब है ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोग की उपलब्धियां महत्वपूर्ण थी, और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें काफी उन्नति कर ली थी। उन्होंने सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय, चंद्रास्त का ठीक समय मालूम कर लिया था। उन्होंने दिन और रात्रि के समय का हिसाब लगाकर पूरे दिन को 24 घंटों में बांटा था। 60 सेकंड का मिनट और 60 मिनट के 1 घंटे का विभाजन सबसे पहले इन्होंने ही किया था। रेखागणित के व्रत को उन्होंने 360 डिग्री में विभाजित करना प्रारंभ किया। इस तरह मेसोपोटामिया के निवासी विज्ञान और गणित की उन्नत परंपराओं से अवगत थे। भाई स्थापत्य कला, मेसोपोटामिया के कलाकारों ने मेहराब का भी आविष्कार किया, और मेहराब स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि ये बहुत अधिक वजन संभाल सकती थी और देखने में आकर्षक भी लगती थी। अब है कीलाक्षर लिपि, तो मेसोपोटामिया की पहली लिपि का विकास सुमेर में हुआ। सुमेरियन व्यापारियों ने अपना हिसाब किताब रखने के लिए कीलों जैसे चिन्ह बनाकर लेखन कला का विकास किया। इसे कुनिफॉर्म व कीलाक्षर कहते हैं। अब है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता के अंदर है कि मिस्र की सभ्यता का विकास है वो नील नदी की घाटी में हुआ, और अफ्रीका के लोग नील नदी को गंगा की भांति पवित्र मानते थे। यानी मिस्र की सभ्यता का
जो विकास है वो नील नदी की घाटी में हुआ था और जो अफ्रीका के लोग हैं वो नील नदी को गंगा की भांति यानी गंगा की तरह पवित्र मानते थे, क्योंकि प्राचीन काल में मिस्र के सुख और समृद्धि का कारण नील नदी ही रही है। और मिस्र की सभ्यता बहुत प्राचीन थी, किंतु इसके संतोषजनक प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रमाणिक आधार पर मिस्र के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान 3400 ईसा पूर्व से ही प्राप्त होता है। मिनीज नामक शासक ने 3400 ईसा पूर्व ही मिस्र का राजनीतिक ढांचा खड़ा किया था और इथियोपी, नूबी एवं नीलियम जाति के लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया था। मिस्र की सभ्यता के इतिहास में पिरामिड युग, सामंतशाही युग, साम्राज्यवादी युग विशेष उल्लेखनीय है। तो इनमें से पिरामिड युग सर्वाधिक गौरवपूर्ण था। मिस्र सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। मिस्र का सामाजिक जीवन कैसा था? मिस्र सभ्यता के लोगों का, तो मिस्र के शासक फराओं कहलाते थे और प्रजा पर उनकी सत्ता निरंकुश थी। लोग इसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। निम्न वर्ग में कृषक और दास थे। स्त्री पुरुषों में लगभग कुछ वर्ग के लोग आभूषण पहनते थे। संगीत, नृत्य, नटबाजी, पशु, जुआ आदि उनके मनोरंजन के साधन थे। हाथी दांत जड़ित मेज और कुर्सियां तथा बहुमूल्य पर्दे कालीन सामंतों के भवनों की शोभा बढ़ाते थे। अब आर्थिक जीवन, तो आर्थिक जीवन कैसा था? कृषि और पशुपालन। तो मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय भी कृषि था। जो प्याज, बाजरा, कपास की खेती है वो की जाती थी। मिस्र को प्राचीन विश्व का अन्न भंडार कहा जाता था, क्योंकि वहाँ वर्ष में 3 बार फसलें बोई जाती थी। बकरी, गधा, कुत्ता, गाय, ऊंट, सुअर आदि पालतू पशु थे। व्यापार और उद्योग। तो मिस्र में धातु, लकड़ी, मिट्टी, कांच, कागज, कपड़े का काम करने वाले कुशल कारीगर थे। मिस्रवासियों को तांबे के अतिरिक्त अन्य धातुएं बाहर से मंगवानी पड़ती थी। मिस्रवासी लकड़ी पर नक्काशी एवं कांच पर चित्रकारी कार्य से भी अवगत थे। वे वस्तु विनिमय तथा व्यापार करते थे। अरब व इथियोपिया से उनके व्यापारिक संबंध थे। धार्मिक जीवन। मिस्रवासियों के प्रमुख देवता सूर्य, ओसरिम नील नदी तथा सेन चंद्रमा थे। तो उनके देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे और सभ्यता का जो प्रारंभिक काल में मिस्रवासी बहुदेवतावादी थे, किंतु साम्राज्यवादी युग में अखनाटन नामक फराओं ने एकेश्वरवाद की विचारधारा को महत्व दिया और सूर्य की उपासना आरंभ की। तब ज्ञान और विज्ञान। तो मिस्र के लोगों ने तारों, सूर्य के आधार पर अपना कैलेंडर है वो बना लिया था वर्ष में 360 दिन की गणना कर ली। मिस्रवासियों ने धूप घड़ी का आविष्कार किया था। उन्होंने अपनी वर्णमाला विकसित करके पेपिरस वृक्ष से कागज का निर्माण भी किया था। अब है पिरामिड। तो मिस्रवासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद शव में आत्मा निवास करती है, अतः वे शव पर एक ही विशेष तेल का लेप करते थे। इससे सैकड़ों वर्षों तक शव सड़ता नहीं था और शवों की सुरक्षा के लिए समाधियां बनाई जाती थी, जिन्हें वे लोग पिरामिड कहते थे। पिरामिडों में रखे शवों को मम्मी कहा जाता था। गीजे का पिरामिड, यानी आप देख सकते हो पिरामिड है वो इस तरह से बनाया जाता था। मिस्र की पिरामिडों में गीजे का पिरामिड प्राचीन वास्तुकला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। गीजे का ये पिरामिड 481 फीट ऊंचा और 755 फीट चौड़ा है। तो इसमें 2.5 टन के 23 लाख पत्थर के टुकड़े लगे हुए हैं। इसमें बाहर पत्थर की एक विशालकाय नृसिंह की मूर्ति, जिसे शिफक्स कहा जाता है, बनी है। और पिरामिड मिस्रवासियों के गणित और ज्यामिति के ज्ञान के साक्षी हैं। मिस्र में अब भी ऐसे कई पिरामिड विद्वान हैं। अब चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता के अंदर यानी प्राचीन सभ्यता हवांग हो और चांग जियांग यानी यांग टीशिक्यांग नदियों की घाटियों में विकसित हुई थी। यानी जो चीन की सभ्यता है वो यांग टीशिक्यांग नदियों की घाटियों में विकसित हुई थी। और चीनी लिपि आरंभ में चित्रात्मक थी, जो धीरे धीरे उसकी स्वयं की वर्णमाला का निर्माण हुआ। मंगोल जाति के लोगों ने इससे सभ्यता को जन्म दिया, विकास में सहायक सहयोग दिया। उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर चीन का व्यवस्थित राजनीतिक इतिहास ईसा पूर्व 2852 से सूफी नामक शासक से प्रारंभ होता है। और चीन के शासकों के राजवंशों में सांग वंश, चाउ वंश, हान वंश, सुई वंश, तांग वंश, सुंग वंश ये प्रमुख थे। चीन की जो सभ्यता है उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो उसका सामाजिक जीवन सबसे पहले पढ़ेंगे हम। तो चीन का प्राचीन समाज मंडारीन, कृषक, कारीगर, व्यापारी, सैनिक वर्ग में विभाजित था। यानी जो चीन का जो प्राचीन समाज है
वो मंडारिन, कृषक, कारीगर, व्यापार और सैनिक इन वर्गों में विभाजित था और सेना में भर्ती होने वाले लोग या तो अत्यंत निर्धन या अपरिश्रमी या समाज में अवांछनीय चरित्र के माने जाने वाले होते थे। H.A. डेविस का कथन है कि प्राचीन जिन सभ्यताओं में चीन ही एक ऐसा देश है जो शांति के लिए संगठित रहा और वहाँ सैनिक होना अपमानजनक समझा जाता था। चीनी सभ्यता में संयुक्त परिवार की प्रथा थी और परिवार का मुखिया वयोवृद्ध व्यक्ति होता था। वहाँ के जीवन में नैतिकता पर विशेष बल था। समाज में स्त्रियों को कोई गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। पर्दा प्रथा, तलाक प्रथा भी प्रचलित थी। अब आर्थिक जीवन, तो आर्थिक जीवन कैसा था चीनी सभ्यता का? तो कृषक व पशुपालन। तो चीनी लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि था। चावल की खेती, चाय की खेती बहुतायत से की जाती थी। नहरों द्वारा सिंचाई होती थी। भेड़, सूअर, गाय, बैल, कुत्ते आदि वो पालतू पशु थे। व्यापार उद्योग, तो चीनी हस्तकला उद्योग के अंतर्गत रेशम तैयार करना, कपड़ा बुनना प्रमुख था। अन्य महत्वपूर्ण जो उद्योग हैं उसमें चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना, चीन से नमक, मछली, लौंग, फर, सूती तथा रेशमी कपड़ों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। प्राचीन बेबीलोन, मिस्र, भारत से चीनी लोग विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। धार्मिक जीवन, चीनी लोग प्रकृति के उपासक थे और वे सूर्य, आकाश, पृथ्वी, वर्षा की पूजा करते थे। चीन में राजा को परमात्मा का पुत्र माना जाता था। वे जादू, टोना, बलि आदि में विश्वास करते थे। कालांतर में चीन वासियों की धार्मिक विचारधारा कन्फ्यूशियस के सुधारवादी एकेश्वरवाद और लाओ त्से की शाश्वत आत्मा के ताओवाद तथा बुद्ध धर्म से प्रभावित हुई। ज्ञान विज्ञान, प्राचीन चीन में ज्ञान विज्ञान की खूब उन्नति हुई। कागज, छापाखाना, स्याही, बारूद, चित्रकला तथा दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में ही हुआ था। कन्फ्यूशियस और लाओ त्से चीन के महान विचारक थे। लियो वहाँ का प्रसिद्ध कवि था। अब चीन की दीवार, तो चीन की दीवार प्राचीन चीनी स्थापत्य यानी जो चीन की दीवार है वो इस तरह से बनाई हुई थी जो आप इस इमेज में देख रहे हो। तो चीन की दीवार प्राचीन चीनी स्थापत्य कला का विश्व प्रसिद्ध नमूना है और इसका निर्माण चीन के शासक शी वांगती तथा हुणों के निरंतर आक्रमण से रक्षा के लिए करवाया गया था। तो चीन की दीवार का निर्माण क्यों कराया गया था? तो शी वांगती द्वारा हुणों के निरंतर आक्रमण से रक्षा के लिए करवाया गया था। और ये दीवार 1800 मील लंबी, 20 फीट चौड़ी, 20 फीट ऊंची और इस दीवार पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बुर्ज जैसे छोटे छोटे किले बने हुए थे। यूनान की सभ्यता, तो भारत के विकास की दृष्टि से यूनान पहला यूरोपीय देश था। इतिहासकारों का मत है कि यूनान के आधे निवासी माओनियम लोगों को पराजित करके उन्हें गुलाम बना लिया था। उन्होंने अपने मौलिक चिंतन तथा निष्ठा से एक महान सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण किया। अनुमान है कि यूनानी सभ्यता का जन्म है वो 1500 ईसा पूर्व हुआ था। तो यूनानी सभ्यता का जन्म कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व हुआ था। तो विभिन्न पहाड़ों और खाइयों के कारण प्राचीन यूनानी लोग कभी भी एक संयुक्त राष्ट्र स्थापित नहीं कर पाए। संपूर्ण यूनान में कई नगर राज्यों में दो प्रमुख नगर राज्य स्पार्टा और एथेंस थे। स्पार्टा में सैनिक शासन था तथा एथेंस में लोकतंत्र। शेष यूनानी नगर राज्य या तो एथेंस की तरह थे अथवा स्पार्टा का अनुसरण करते थे। यूनानी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। स्पार्टा का जीवन। स्पार्टा नगर राज्य को सदैव पड़ोसी देशों के आक्रमण का भय बना रहता था, इसलिए वहां सैनिक शासन स्थापित हुआ। वहां का शासन स्वेच्छाचारी था और स्पार्टा का प्रथम जो व्यवस्थापक है एवं विद्वान निर्माता लाइक मर्स था, तो उसने वहां के जो निवासी हैं उनके लिए कठोर अनुशासन रहने की व्यवस्था है वो की थी। बच्चों को कठिनाइयों का सामना करने की शिक्षा दी जाती थी। निर्बल बच्चों को टेसिट्स पहाड़ी की चोटी से गिराकर मार दिया जाता था। तो ये सब कुछ है वो यूनानी सभ्यता के अंदर होता था। और स्पार्टा को साहसी एवं योद्धा सैनिक, आंखें मूंदकर आज्ञा पालन करने वाले नागरिक तैयार करने में तो निश्चय ही सफलता मिली, किंतु दर्शन, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में स्पार्टा की देन नहीं के बराबर है। एथेंस का जीवन। तो एथेंस का नगर राज्य स्पार्टा के नगर राज्य से सर्वथा भिन्न था यानी अलग था। और एथेंस में जनतांत्रिक शासन था, राजा का बहुसम्मान था और न्यायाधीश डेक्रो ने 621 ईसा पूर्व लिखित कानून का संग्रह तैयार किया था। तो उसके कानून उच्च वर्ग के हितों की रक्षा करने वाले तत्पश्चात क्लाइस्थनीज
ने एथेंस में जनतंत्र की जड़ें जमा दी और ईरान के महत्वाकांक्षी सम्राट द्वारा ग्रीक को जीतने के बाद यूनान का आक्रमण किया और एथेंस ईरानियों के मध्य जो मैराथन मैदान में युद्ध हुआ, इस युद्ध में यूनान की विजय हुई और यूनान अपनी जो सभ्यता है उसका स्वतंत्रतापूर्वक विकास किया। अब है पेराक्लीज युग। तो पेराक्लीज युग क्या है कि पेराक्लीज युग ये एथेंस का एक महान जनतांत्रिक नेता था। पेराक्लीज ने अपने सुधारों के द्वारा एथेंस के प्रजातंत्र को व्यापक एवं सुदृढ़ बनाया और पेराक्लीज का मत था कि सारे व्यक्तियों को न्याय का समान अधिकार है और उनके शासनकाल में कला, साहित्य, संगीत, दर्शन का भी बहुत विकास हुआ। एथेंस में दुखांत एवं सुखांत नाटकों, संगीत के कई जो आयोजन होते थे। होमर की विश्व प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं इलियड और ओडेसी इसी काल की थी और इसके समय में गणित, ज्योतिषी, दर्शन की जो शिक्षा है वो दी जाती थी। इसी काल में विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान व चरित्र के विकास पर बल दिया और दार्शनिक प्लेटो व अरस्तु भी इसी काल के विद्वान थे। और एथीना का मंदिर भवन निर्माण कला का जो अनुपम नमूना है, यानी जो देवी एथीना है। तो हीरोडोटस तथा थियोसिडिटीज इस युग के महान इतिहासकार थे। पाइथागोरस तथा हिपोक्रेटिस इस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्हें उपलब्धियों के कारण पेराक्लीज के युग को यूनान के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता था। प्रोफेसर डेविड के अनुसार पेराक्लीज का युग यूनान के इतिहास का ही नहीं वरन विश्व के इतिहास का भी एक स्वर्ण युग था। अब है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें सबसे पहले कालीबंगा। तो उत्तरी राजस्थान में घंगर के किनारे सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो 25 स्थल खोजे गए हैं उनमें से कालीबंगा एक है और इस स्थल में हनुमानगढ़ जिले के सरस्वती घंगर के तट पर 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए। तो इनमें एक पूर्वी टीला है जहां साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं और पश्चिमी टीले में दुर्ग है जिसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर है। यानी जो कालीबंगा जो सभ्यता है ये घंगर नदी के किनारे है। जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के 25 स्थल खोजे गए हैं और इसी कालीबंगा इनमें से एक है। और जो कालीबंगा है ये हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती यानी घंगर नदी पर 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था और दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी और कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं जो संसार में प्राचीनतम है। और दीवारें ईंटों से बनी है और उन्हें मिट्टी और गोरे से जोड़ा जाता था जिससे दीवारें मजबूत टिकाऊ बन जाती थी। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां, कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन, नगर की सफाई असाधारण व्यवस्था के अंग थे। और वर्तमान में ये घंगर नदी बहती है जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। यानी जो वर्तमान में जो घंगर नदी बह रही है ये प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी, तो ये सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। और यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्नि वेदियों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग भी किया जाता था और यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और मोहरों पर भी जो लिपि अंकित पाई गई है वह सेंधव लिपि है जिसे अभी पढ़ा नहीं जा सकता है। और कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी, ईंटों की जो नालियां बनी हुई मिली हैं। तो तांबर से बने कृषि के कई औजार भी यहाँ की जो आर्थिक उन्नति है इसके परिचायक हैं। और कालीबंगा की जो नगर योजना है सिंधु घाटी की नगर योजना तो इसके अनुरूप है। और कालीबंगा के निवासियों का मृतक के प्रति श्रद्धा और धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 जो समाधियां हैं वो भी हमें मिली हैं। और इस समृद्ध सभ्यता के ह्रास के कारण संभवतः सूखा नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि ये माने जाते हैं। अब है आहड़। तो वर्तमान उदयपुर, आहड़ कहाँ स्थित है? उदयपुर में है, उदयपुर जिले के अंदर। तो उदयपुर जिले में स्थित आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की कांस्य युगीन संस्कृति का जो मुख्य केंद्र था। तो ये संस्कृति बेडज बनास की घाटियों में विकसित हुई और ये संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। और विभिन्न उत्खनन के स्थलों से ये पता चलता है कि प्रारंभिक बसावट से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बस्तियाँ बसी और उजड़ी। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे की जो उपलब्धता होने से सतत रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते रहे हैं और उसे एक ताम्र युगीन कौशल केंद्र बनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और लगभग 500 मीटर लंबे धूलकोट का टीला आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्रीय स्थान था। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, प्रस्तर के औजार, अर्धकीमती प्रस्तर की वस्तुएं आदि सामग्री यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। और यहाँ नगर योजना के अंतर्गत मकानों की योजना में आंगन या गली
या खुला स्थान रखने की जो व्यवस्था थी। तो एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ में वृहद परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। यानी जो आहड़ की जो सभ्यता है, इसके अंदर एक मकान के अंदर 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। तो जो आहड़ में जो वृहद परिवार और सामूहिक भोजन बनाने की जो व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। तो आहड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तन तथा अनेक जो खंडित टुकड़ों से हमें इस युग में मिट्टी के जो बर्तन बनाने की जो कला का एक अच्छा परिचय प्राप्त होता है। तो इस आहड़ संस्कृति की व्यापकता एवं विस्तार गिलुंड, बालाथल, बागोर तथा अन्य आसपास के जो पुरातात्विक स्थानों से इसके प्रमाणित हैं। तो इसका संपर्क नवदा टोली, नागदा, एरन, कायथा तथा उत्तर गुजरात में कच्छ तथा अर्थात इस सभ्यता का संपर्क 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता से भी था, जो यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन व कौशल की समानता से पता चलता है। अब बालाथल उदयपुर नगर से पूरे 42 किलोमीटर दूर उठाला गांव वर्तमान में वल्लभ नगर नाम से बसा हुआ है। यह उपखंड मुख्यालय है। इसके उत्तर में बालाथल गांव है। इस गांव की पूर्वी दिशा में एक टीला है। इस टीले के उत्खनन का कार्य मार्च 1993 में दक्खन कॉलेज पूना के डॉक्टर VN मिश्रा के नेतृत्व में डॉक्टर VS शिंदे, डॉक्टर RK मोहंती तथा इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर के जो डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे, डॉक्टर जीवन खरकवाल की देखरेख में किया गया। तो यह उत्खनन 7 वर्षों तक किया गया और यहाँ ताम्र पाषाण युग की जो संस्कृति है उसके दर्शन होते हैं। वैसे ये स्थल आहड़ का ही एक विस्तार है। तो ये सभ्यता का लगभग 3200 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में आ चुकी थी। वह बालाथल की विशेषताएं। ताम्र उपकरण। बालाथल के निवासी तांबे से बने हुए उपकरणों और अस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो इसमें कुल्हाड़ी, चाकू, छेनी, उस्त्रा, बाण के फलक का प्रयोग करते थे। पत्थर के बने हुए औजार भी मिले हैं। तो इसका कारण यहाँ के लोगों को तांबा सुगमता से उपलब्ध होना माना जा सकता है। आप चित्र में इस इमेज में देख रहे हो बालाथल निवास के अवशेष इस तरह से हमें प्राप्त हुए हैं। अब मिट्टी के बर्तन। बालाथल से प्राप्त विशेष आकार प्रकार के चमकदार मिट्टी के बर्तन 2 प्रकार के हैं, एक खुरदरी दीवारों वाले तथा दूसरे चिकनी मिट्टी की दीवारों वाले। तो काले और लाल गहरे रंग लिए हुए बर्तनों के बाहर और भीतर चमकदार लेप किया हुआ मिलता है। काले तथा लाल बर्तनों पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के चित्र मिलते हैं। यहाँ विशेष प्रकार के बर्तन बनाए नहीं जाते थे, अपितु अन्य क्षेत्रों को निर्यात भी किए जाते थे। अब है निर्माण कार्य। बालाथल के टीले के मध्य एक विशाल दुर्ग स्वरूप संरचना खोजी गई, जिसकी दीवारें 3.15 मीटर ऊंची तथा लगभग 5 मीटर मोटी हैं। यह दुर्ग 5600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला था। यह दुर्ग मिट्टी तथा पत्थरों से बनाया गया। बालाथल की खुदाई में 11 कमरों में के बड़े भवन की रचना भी प्राप्त होती है, जो ताम्र पाषाण काल के द्वितीय अवस्था में निर्मित हुए थे। जिस प्रकार आहड़ की ताम्र पाषाण काल की सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं, उसी प्रकार बालाथल में लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष भी मिले हैं। आहड़ सभ्यता के लोग दक्षिण राजस्थान के पहले किसान पशुपालक, मिट्टी के बर्तन बनाने और धातु के औजारों के निर्माता थे। अब चंद्रावती। तो सिरोही जिले में माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट चंद्रावती के नाम से एक प्राचीन शहर के अवशेष हैं। तो ये प्राचीन शहर सेवाणी नदी के दाएं तट पर बसा हुआ था, जिसका लगभग 50 हेक्टेयर का क्षेत्र में ये फैला हुआ था और इसकी खोज सन 1822 में कन्नड़ जेमस्टोन द्वारा की गई थी। सन 1980 में महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ौदा के पुरातत्व विभाग द्वारा इस प्राचीन शहर तथा समृद्ध क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण किया गया। आप इस इमेज में देख सकते हो चंद्रावती, यानी इस तरह से जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। सन 2013-14 में इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज साहित्य संस्थान, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर और राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर जीवन खरकवाल के नेतृत्व में चंद्रावती का जो पुरातात्विक उत्खनन किया गया और इस शहर के पश्चिमी भाग में एक विशाल किले के विशेष अवशेष भी हैं, जो लगभग 26 बीघा में फैले हुए हैं। तो मध्य भाग में 33 मंदिर समूह के अवशेष हैं, जो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। अधिकांश मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित ऊंची जगती पर निर्मित है।
तो यहाँ से बड़ी संख्या में प्राप्त मूर्तियाँ माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित हैं। स्थापत्य के दृष्टिकोण से इन्हें 8वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य रखा जा सकता है। उत्खनन में शहर के पूर्वी भाग में 2 किले खोजे गए हैं। इनमें से एक किला वर्गाकार है तथा 60 गुणा 60 मीटर क्षेत्र में फैला है और इसमें आयताकार तथा गोल बुर्ज बनाकर सुरक्षा दीवार को मजबूती प्रदान की गई है। उत्खनन में 3 विशाल भवनों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। एक कमरे में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के अनाजों के जले हुए बीज, अनाज पीसने की गट्ठी का भाग भी खोजा गया है। भवनों में घोड़े, मनुष्यों के मूर्तियाँ, मिट्टी और लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सभी भवन और फर्श ईंटों के बने हुए थे। किले के प्रवेश द्वारा संवत 1325 का एक अभिलेख भी मिला है। चंद्रावती की अभिलेख तथा ताम्रपत्र माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित। यह परमार शासकों की राजधानी थी, जिसमें यशोधवल तथा धारावर्ष जैसे प्रतापी राजा हुए। परमारों के पश्चात इस स्थल पर 14वीं शताब्दी में देवड़ा राजपूत का अधिकार हो गया और 15वीं शताब्दी में आक्रमणों के कारण नगर ध्वस्त हो गई। तो चंद्रावती के उपयुक्त जो अवशेष हैं उसके नीचे एक अन्य प्राचीन बस्ती के अवशेष भी हैं। तो ये उत्खनन से स्पष्ट हुआ है कि उपलब्ध पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर यह बस्ती 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हो सकती है। चंद्रावती के क्षेत्र में पाषाणकालीन उपकरण तथा शैल चित्र भी मिले हैं। अतः यह स्पष्ट है कि पाषाण काल से ही मानव समाज चंद्रावती में उपस्थित था और मध्यकाल में यह व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ और सरस्वती नदी के मध्य विकसित सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु सरस्वती सभ्यता के मुख्य जो स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बहावलपुर अब पाकिस्तान में स्थित हैं और कालीमंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, रंगपुर ये लोथल भारत में है। सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृदों का टीला और वेद हैं वो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। वैदिक काल का धार्मिक जीवन सरल, आडंबर रहित था। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया के मंदिरों, धार्मिक स्थलों को जगुरात कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी घाटी से हुआ और मिस्र की सभ्यता से गीजे का पिरामिड प्राचीन वास्तुकला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। हवांग हो तथा चांग जियांग नदियों की घाटी में विकसित हुई थी। चीन की दीवार प्राचीन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। आहड़ सभ्यता ताम्रवती नगरी तथा धूलकोट के नाम से प्रसिद्ध थी। ये बेडज आहड़ नदी के किनारे बसी हुई थी। कालीमंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। चंद्रावती सभ्यता सिरोही जिले में माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट स्थित है। तो इस तरह से गाइज जो हमारा चैप्टर था विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, इसका हमने अध्ययन कर लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।